बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम students. Today we are going to start lecture number 16 from chapter 3 Measures of Location. In previous lecture we have studied different methods of arithmetic mean, computing arithmetic mean for group data. Today we are going to study properties of arithmetic mean. The first property is the mean of a constant is constant itself. This is C bar is equal to C. C is any constant. The second property is the sum of deviations of the values xi from their mean x bar is 0. And it is written as summation xi minus x bar equal to 0 for ungrouped data and summation f xi minus x bar is equal to 0 for group data. क्या है कि sum of deviations taken from their mean is always equal to 0. The third property is the sum of squared deviation of values xi from their mean is minimum or least. That is summation xi minus x bar whole square is less than and equal to summation xi minus a whole square for ungrouped data, and summation f xi minus x bar is less than and equal to summation f xi minus a whole square for group data. के समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ये मिनिमम है, कम होगा किससे के वैल्यूज किसी भी उसके मिनिमम होगा समेशन एक्स आई किसी भी कांस्टेंट से वैल्यू का जब स्क्वायर डेविएशन का सम लिया जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अनग्रुप के लिए भी और ग्रुप के लिए भी. दिस इज कॉल्ड मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन. इसको मिनिमल प्रॉपर्टी कहते हैं मीन की. The fourth property is if x1 bar, x2 bar up to so on xk bar be the means of k subgroups with respective frequencies n1, n2 up to so on nk, and this the combined mean for all the data is given by xc bar. xc बार से भी उसको हम डिनोट करते हैं और x डबल बार से भी हम उसको डिनोट करते हैं. और इट इज रिटन एज x डबल बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस so on प्लस nk xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस so on प्लस nk, and it is further equal to summation nx bar divided by n where summation ni is equal to n. ठीक है, तो ये क्या है, ये कंबाइंड मीन का फार्मूला है. ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कंबाइंड मीन की के x1 से लेकर xk तक आपके पास मीन्स हैं और k सब ग्रुप्स हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ये हैं, तो उनका कंबाइंड मीन जो है उन सब ग्रुप्स का वो आपके पास इसके इक्वल होगा. ठीक है. Fifth property is the mean is affected by change of origin and scale. चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इसका क्या मतलब है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के अंदर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए. और चेंज ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या उसको उस कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड किया जाए. ठीक है, तो ये होगा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. बाय दिस वी मीन दैट इफ वी add or subtract a constant from all the values or multiply or divide all the values by a constant, the mean is affected by the respective change. Symbolically, if x1 x2 up to so on xn be n observations and having arithmetic mean x bar, and if we make the transformation first क्या है y is equal to ax plus minus b, then the mean of y bar is also equal to ax bar plus minus b. कि वेरिएबल जो होगा अगर उसका मीन आप लेते हैं तो नेक्स्ट जो आपके उसमें ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके मीन में से भी वही कांस्टेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे
और या प्लस माइनस हो रहे हैं तो वो उसमें से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कि इफ़ x इज इक्वल टू a देन x बार इज आल्सो इक्वल टू a, कि अगर x जो है वेरिएबल वो किसी कांस्टेंट a के इक्वल है, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो उसका जो मीन होगा वो भी कांस्टेंट के इक्वल होगा। इसी तरह से इफ y इज इक्वल टू bx, कि अब अगर कोई वेरिएबल जो है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, y इज द वेरिएबल एंड x इज आल्सो द वेरिएबल एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय b, तो उसका मीन जो है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। देन y बार इज इक्वल टू बी एक्स बार। फोर्थ क्या आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन के इफ y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, के वेरिएबल जो है वो किसी कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो उसका मीन भी उस कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, देन y बार इज इक्वल टू x बार डिवाइडेड बाय a, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। मीन शुड बी यूज्ड व्हेन डाटा आर रिलेटिवली होमोजीनियस when there are no extreme values, तो उस वक़्त हम मीन, एरिथमेटिक मीन जो है ये हम यूज़ करते हैं कि जब डाटा जो है वो हमारे पास होमोजीनियस होगा और उसमें जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ एरिथमेटिक मीन। The first advantage is it is clearly defined by mathematical formula. It is easy to understand and simple to calculate. It is based on all the observations. It is capable of further algebraic treatment and analysis, and it provides good basis for comparison. These are the advantages of arithmetic mean, कि ये एक मैथमेटिकल फार्मूला से इसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और इसको समझना और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान और सादा है, और ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, क्योंकि आप मीन में देखें आप तमाम ऑब्जर्वेशन को आप सम करते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आती हैं, और क्या है कि इस पे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो भी आप कर सकते हैं, फर्दर इसको एनालाइज किया जा सकता है, और कंपैरिजन के लिए ये जो है ना गुड बेसिस फ्राहम करता है, या कंपैरिजन के लिए ये एवरेज जो है ये बेहतरीन है। Now, disadvantages of arithmetic mean. It is unduly affected by extreme values. It is not useful for qualitative data. It is not an appropriate average for extremely skewed distribution. It is not appropriate average for averaging ratios and percentages. And it cannot be located by inspection of the data or graphically. ठीक है, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो इस एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होंगी, या बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ या बहुत ही छोटी वैल्यूज़ के लिए ये जो है ये इफ़ेक्ट होता है, उससे ये इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास सही नहीं आता। ठीक है, और दूसरा क्या है कि क्वालिटेटिव डाटा जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, आपके पास मेजरेबल डाटा नहीं होगा, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जो है हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव डाटा को हम अरिथमेटिक मीन से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ये अप्रोप्रिएट एवरेज नहीं है एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होंगी, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, तो उसमें आप अरिथमेटिक मीन जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से इसमें जो है रेशियोज और परसेंटेजेस जब होंगी, तो उसके लिए भी आप अरिथमेटिक मीन एज एन एवरेज जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह से हम इसको ग्राफिकली या बाय इंस्पेक्शन भी हम इसको नहीं बता सकते जब तक हमने इसको प्रॉपरली कैलकुलेट ना किया हो, और ना हम इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक मीन के डिसएडवांटेजेस। एग्जाम्पल 3.9 फ्रॉम योर बुक, उसमें है कि द मीन वेट्स ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20, 10 एंड 18 स्टूडेंट्स वर 162, 148, 153 एंड 140 पाउंड्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स।
यानी आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उनके मीन आपको क्या बताए मैं, 4 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। पहला ग्रुप जो है वो 15 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, दूसरा जो है वो 20 स्टूडेंट्स पर है, तीसरा जो है वो 10 स्टूडेंट्स पर। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप जो है इट कंसिस्ट ऑफ 18 स्टूडेंट्स, और उनके मीन्स क्या बताए हुए हैं। x1 बार क्या है आपके पास, फर्स्ट ग्रुप का जो मीन है 162 है, सेकेंड ग्रुप का जो मीन है इट इज़ 148, एंड थर्ड ग्रुप का जो मीन है 153, और फोर्थ ग्रुप का मीन है 140। तो हमने इसका मीन का मीन फाइंड करना है। क्या मतलब है, हमने कंबाइंड मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स सी बार से भी इसको डिनोट करते हैं, हम एक्स डबल बार से भी इसको डिनोट करते हैं, और फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस सो ऑन प्लस nk xk बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन प्लस nk, and it is further written as summation n x bar divided by summation n। अब इसमें n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, x1 बार की वैल्यू है 162, प्लस n2 की वैल्यू हमारे पास है 20, और x2 बार की वैल्यू है 148, प्लस n3 की वैल्यू हमारे पास है 10, और x3 बार की वैल्यू है 153। इसी तरह से n4 की वैल्यू हमारे पास है 18, और x4 बार की वैल्यू है हमारे पास 140, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे। n1 हमारे पास 15 है, n2 हमारे पास 20 है, n3 10 है, और n4 जो है वो है 18। तो क्या होगा, इन सबको हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसका सम जो आ रहा है n1 n2 n3 n4 का 63। तो ये हमारे पास कंबाइंड मीन फॉर 4 ग्रुप्स ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.10। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, हमने अब इस एग्जांपल में इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है इसमें कि क्वेश्चन है, कंप्यूट द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस xi 4a 4 8 16 20 and 12 using the mean compute the mean in the following case after number 1 adding 5 to each observation, number 2 subtracting 3 from each observation, number 3 multiplying each observation by 2, number 4 dividing each value by 4, number 5 multiplying each value by 2 and then adding 5, number 6 dividing each value by 4 and subtracting 3, verify the result in 1 and 6 by using the properties of the mean, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें x की जो वैल्यूज दी हुई हैं, जो डाटा है हमारे पास वो क्या है, 4 8 16 20 एंड 12, ये वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। 5 वैल्यूज है हमारे पास। सबसे पहले तो हमने इन ऑब्जर्वेशंस का जो ओरिजिनल हमें गिवन है इनका हमने मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। x बार किसके इक्वल होगा, अनग्रुप डाटा है, समेशन x डिवाइडेड बाय n के, हमने इन वैल्यूज को प्लस करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हमारे पास ये x बार आ जाएगा 12। अब फर्स्ट उसने हमें कहा है एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में हमने 5 को ऐड करना है और फिर उसका मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने उसको y से डिनोट किया, ठीक है। तो 4 में 5 ऐड होगा तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। अब दूसरी वैल्यू 8 है हमारे पास, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस देखें जो गिवन है, 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 13। इसी तरह से 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 21। 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 25, प्लस 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 17। अब ये एक और डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इन सब को हमने प्लस करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 ही हैं, 5 पे हमने डिवाइड करना है, तो इसको हमने y से डिनोट किया है, ठीक है। y बार आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अब देखें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कैसे, अब इसमें देखें हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स हमारे पास ओरिजिनल जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हो गई और उसमें हमने 5 को ऐड किया, तो मीन जो है उसका, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि उसके मीन में भी वो कांस्टेंट ऐड होगा। अब 5 क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो x प्लस 5 क्या है, ये आपके पास 5 जो है उन ऑब्जर्वेशन में जो ऐड हो रहा है ये आपके पास कांस्टेंट है।
तो y बार क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो इक्वल टू x बार प्लस 5। अब x बार आपके पास क्या है, ओरिजिनल जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस का आया है वो 12 है, तो 12 प्लस 5 क्या हो गया, y बार आपके पास क्या आ गया 17। जबकि आपने जब उस तरह से 5 डाटा में ऐड करके आपने मीन कैलकुलेट किया वो भी आपके पास 17 है। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपने ये साबित कर दिया कि अगर कोई कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल में ऐड होगा तो उसके मीन में भी वो कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रॉपर्टी के थ्रू भी बता दिया। सेकंड पार्ट उसमें है कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हर ऑब्जर्वेशन में से आपने 3 को माइनस करना है, फिर आपके पास एक और डाटा आ जाएगा, फिर उसका मीन आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, फर्स्ट आपके पास 4 है। अब 4 में से आपने माइनस क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। आप इसी तरह से 16 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। और 20 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17। इसी तरह से 12 में से आप 3 करेंगे तो आपके पास 9। तो ये एक और डाटा आ गया, इसको आपने प्लस करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज 5 ही हैं उस पर डिवाइड करना है, तो ये एक और मीन आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि इक्वल आ गया 9 के। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है कि y इज इक्वल टू x माइनस 3। आपने वेरिएबल में से 3 को, कांस्टेंट है 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, आपने उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो उसके मीन में से भी यही कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखें y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 3। अब x बार आपके पास क्या आया था ओरिजिनल वैल्यू उसका 12, तो 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 9। अब देखें आपने प्रॉपर्टी के थ्रू भी उसको दिखा दिया 9 आ रहा है, और आपने वैसे भी उस डाटा में 3 सब्ट्रैक्ट किया और उसका मीन कैलकुलेट किया तो वो भी आपके पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड इसमें ये क्या था, ऐड करें कोई कांस्टेंट या सब्ट्रैक्ट करें, ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से ये इफेक्ट नहीं होता। थर्ड इसमें है मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2, कि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और अगली वैल्यू आपकी क्या है 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 16 को 2 से करेंगे 32 आ जाएगा, 20 को 2 से करें 40 आ जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। तो इसका मीन आपने, इन ऑब्जर्वेशन का मीन भी आपने कैलकुलेट करना है, वो आपके पास आ रहा है 24। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने देखना है, क्या है कि y इज इक्वल टू 2x। आपने x को, x जो ऑब्जर्वेशंस थी आपके पास उसको आपने 2 जो है वो कांस्टेंट है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसका मीन भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्या है, y बार इज इक्वल टू 2x बार। 2 इंटू एक्स बार आपके पास क्या था, ओरिजिनल वैल्यू उसका 12 है, तो 12 2 ज़ा 24। देखें आपका ये भी इक्वल आ रहा है। नंबर 4 इसमें क्या है, डिवाइडिंग ईच वैल्यू बाय 4, कि हर वैल्यू को आपने 4 पे डिवाइड करना है। 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा, फर्स्ट 1 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से 16 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ गई 4, और 20 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, और 12 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इस डाटा का भी आपने मीन, ये नया डाटा आपके पास और आ गया। अब आपने इसका भी मीन कैलकुलेट किया। ठीक है, जो कि आ रहा है आपके पास 3 के इक्वल। ठीक है, अब आपने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इसको देखना है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई वेरिएबल जो है वो किसी कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड होगा तो उसका मीन भी उस कांस्टेंट पे डिवाइड होगा। y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4, तो y बार इज आल्सो इक्वल टू x बार डिवाइडेड बाय 4। तो x बार क्या था आपके पास 12, और उसको 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये भी 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपने ये बता दिया, और वैसे भी आपने डाटा उसको कैलकुलेट करके आपने ये बता दिया। अब ये क्या था कि जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो वो जो है उसका मीन जो है वो भी उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा या फिर उससे डिवाइड होगा। अब इसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल।
अब फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी देखें, फिफ्थ जो पार्ट है सॉरी वो है मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू बाय 2 एंड देन एडिंग 5। ठीक है, कि हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 5 को ऐड करें। अब फर्स्ट वैल्यू 4 2 ज़ा 8, फर्स्ट वैल्यू 4 है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगी, 8 प्लस 5 आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 13। अगली वैल्यू आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन आपकी 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और उसमें 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू है 16, 16 2 ज़ा क्या हो जाएगा 32 और 32 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 22 ज़ा 40 हो जाएगा और उसमें 5 जब आप ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है 12 है, 12 2 ज़ा 24 और 24 में जब 5 ऐड होगा तो 29। तो इसका मीन जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास ये आ रहा है 29। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने देखना है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 के वेरिएबल जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड किया, तो उसका मीन भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 उसमें ऐड होगा। अब 2 y बार किसके इक्वल हो जाएगा 2x बार प्लस 5, x बार आपके पास 12 है, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 5 आपके पास क्या आ गया 29। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी भी इसको प्रूव कर दिया। सिक्स पार्ट इसका है डिवाइडिंग ईच वैल्यू बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। हर वैल्यू को 4 पे डिवाइड करें और उसमें से 3 को माइनस करें। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ गया, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसी तरह से 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा और 2 में से 3 जो है वो 3 माइनस करना है ना, हाँ 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपकी 16 है, 16 को आपने 4 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने 20 को 4 पे किया तो 5 आ गया और 5 में से 3 को करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और फिर आपने 12 को 4 पे किया तो 3 आ गया और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इसका मीन आपने कैलकुलेट करना है जो कि 0 आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपने देखना है कि y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4, यानी वो कांस्टेंट 4 के ऊपर वेरिएबल x जो है वो डिवाइड हो रहा है और उसमें से 3 माइनस हो रहा है, कांस्टेंट 3 जो है वो उसमें से माइनस हो रहा है। तो किसके इक्वल आ रहा है x बार, इट इज y बार इज आल्सो इक्वल टू x बार डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, कि उसका मीन भी वो 4 पे डिवाइड होगा और उसमें से 3 जो है वो माइनस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो x बार आपके पास 12 है तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 3 माइनस 3 0। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये प्रूव हो गया है। अच्छा, पीछे जो आपने ये प्रॉपर्टी के थ्रू आपने क्वेश्चन जो एक ये भी एग्जांपल सॉल्व की और इस तरह से कंबाइंड मीन का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इजी है बहुत। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आते रहते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का, वो है 3.24, इसका बी पार्ट है और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है टेबल कंप्लीट करना। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में भी ये दिया हुआ है, यही क्वेश्चन टेबल कंप्लीट करना है और फिर उसका आपने मीन मीडियन और मोड जो है उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो आपने कैलकुलेट करना है। द वेट्स ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज एंड डिटरमिन द मीन मीडियन एंड मॉडल वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आप मीन पढ़ रहे हैं, मीडियन और मोड आपने नहीं पढ़ा, जब वो आप पढ़ेंगे तो वो भी इसका कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम जो चीज़ इसमें करने वाली है समझने वाली वो है कि टेबल कंप्लीट कैसे होगा। देखें, आपको वेट्स दिए हुए हैं 60 to 64, 65 to 67, 68 to 70, 71 to 73, 74 to 76, 77 to 79 एंड 80 to 82। ठीक है, ये आपके पास हैं। और फ्रीक्वेंसी में आप देखें, आपको जो वैल्यू कुछ
इसमें से डिफ्रेंशिएट हो रही होंगी, कुछ ब्लैक पेन से मैंने लिखी हैं और कुछ ब्लू से लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसमें 6 पहली वैल्यू नहीं दी हुई। अब इसमें दूसरा जो ग्रुप है 65 to 67, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 23। अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें नहीं गिवन। उससे अगली जो 77 to 79 जो ग्रुप है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी गिवन है और कोई फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें 100 स्टूडेंट्स उसने बताया हुआ है कि सम जो है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास 100 है। और अगला जो है उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे मैंने आपको बताया क्या उसका फार्मूला है कि हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है, f डिवाइडेड बाय समेशन f। अब इसमें आपने नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने कौन से ग्रुप की बताई हुई है, 68 to 70, 0.34 उसने बताई हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट उससे अगले ग्रुप की उसने बताई हुई है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 71 to 73 जो ग्रुप है उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.17 बताई हुई है। बाकी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब आप देखें, आपको पता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स सम। अब 0.34 जो है ये कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी 34 को आप 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, 0.34 आ जाएगा, 0.34। इसी तरह से 17 को आप 100 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.17। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी इसके सामने है वो 34 है और 71 to 73 का जो ग्रुप है उसके सामने आपकी फ्रीक्वेंसी 17 है, ठीक है। अब आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसीज हो गई, एक तो आपके पास 65 to 67 उसने खुद बताई है 23, और 68 to 70 आपने अभी यहाँ से कैलकुलेट कर ली, वो आपकी 34 आ गई। 71 to 73 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 17, जो कि आपने यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपने कैलकुलेट की है। अब आगे की फ्रीक्वेंसी और आपको ये वाली भी बताई हुई है 77 to 79 जो है ये बताई हुई है। अब आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज जो है वो खुद कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसका मतलब है कि आपके पास ये 34 जो आ रहा है इसमें आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से लेनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब जो इसने आपको फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट 6 बताई हुई है तो 6 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप डिवाइड कर लेंगे 100 पे और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.06। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे आपके पास 23 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 23 डिवाइडेड बाय 100 0.23 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इसमें देखें आपके पास वैल्यूज कैसे आ रही हैं। फर्स्ट जो आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है उसने फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आगे उसने बताई है। सेकंड ग्रुप की वो 29 है, ठीक है। और 74 to 76 का जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी उसने 90 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 92 बताई हुई है। अब यहाँ से आप देखें आपके पास सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है सेकंड ग्रुप की, तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है। आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख दें और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज उसमें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो अब आपके पास सेकंड यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 आ रही है, यानी 23 में आपने वो नंबर ऐड करना है जो कि जिससे आपको ऐड करने से 29 आता है। तो कौन सा नंबर होना चाहिए, 6 होगा तो 29 आएगा, यानी 6 नंबर होगा फर्स्ट। तो आप 23 में ऐड करेंगे तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 6 है, और 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप उसी तरह से 6 डिवाइडेड बाय 100 करके आप फाइंड कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फर्स्ट आप एज इट इज लिखते हैं तो वो आपकी 6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट उसमें देखें 29 में आप 34 आपकी फ्रीक्वेंसी अगली है, 34 ऐड करेंगे तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 63। अब 63 में आप 17 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 80। अब 80 में आप 12 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जो उसने बताई हुई है, 92 है, ठीक है। अब आप देखें
कि नेक्स्ट जो ये वैल्यू है उसने 6 बताई हुई है आपको फ्रीक्वेंसी। अब 6 जो है 92 में ऐड करेंगे तो आपके पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्या आ गई 98। और आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 डिवाइडेड बाई 100 से आपने कैलकुलेट कर लेनी। अब देखें आपकी 98 में आप क्या ऐड करें कि आपके पास 100 आ जाए, ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू ऑफ द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब 92 में आप 98 में आप 2 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो इसका मतलब है कि लास्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। अब देखें इनका सम जो है इन फ्रीक्वेंसीज का आपके पास 100 आ रहा है। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड कर ली, आपने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड कर ली। तो अब आप इससे एफ एक्स का कॉलम फाइंड करके, पहले आप एक्स मिड पॉइंट्स का कॉलम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स का कॉलम फाइंड करके आप इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज से ही है ये क्वेश्चन 3.35 ये क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, if the mean of the following frequency distribution is 3.66, find the value of A. Also find the geometric mean, harmonic mean, median and mode of the distribution। यानी उसके बाद आप जब ये क्वेश्चन, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन भी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आपको मैं बता रही हूँ। अब इसमें x की वैल्यूज गिवन है, क्या है 1 2 3 4 5 और 6 तक, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। आपको पता है कि मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आपने फ्रीक्वेंसी का सम लेना है। फ्रीक्वेंसी का सम जब आप लेंगे तो तमाम वैल्यूज ऐड होंगी, प्लस आपके पास जो मिसिंग है वैल्यू उसको प्लस ए करके लिखेंगे, ठीक है। 38 प्लस ए आपका समेशन एफ आ गया। इसी तरह से एफ एक्स को कॉलम फिर आपने फाइंड करना है। एफ एक्स क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 9 2 ज़ा 18। इसी तरह से 3 को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3a के इक्वल होगी। 11 4 ज़ा 44, 8 5 ज़ा 40, इस तरह से 7 6 ज़ा 42। तो आपके पास जो समेशन एफ एक्स का सम है वो आ जाएगा 147 प्लस 3a। अब आपने इस फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना है और उसने आपको मीन खुद बताया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है 3.66। ये तमाम वैल्यूज इसमें आपने पुट करनी है फार्मूले के अंदर, और फिर इनको देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और ए वाले वैल्यूज जो हैं वो एक साइड पे की, और फिर आपके पास ये ए की वैल्यू आ गई 12। ये आपने कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 12। तो अब इससे आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मीडियन भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोड भी, आप कोई भी एवरेज जो है इस डाटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज योर होम टास्क टुडे, क्वेश्चन नंबर 3.36। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3.35 आपने किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3.36 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3.37, क्वेश्चन नंबर 3.10 एंड क्वेश्चन नंबर 3.9 का बी पार्ट। ये आपने क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं और फिर आपने सब्जेक्ट ग्रुप में इनको सेंड करना है।